हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह, स्वागत है आपका इस नेक्स्ट क्लास में। हमने शैक्षिक परिदृश्य को स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमारा बिंदु था शिक्षण अधिगम के लर्निंग के दौरान जो नए नए इनोवेशन जो हुए, नवाचार हुए हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। उम्मीद है पहली क्लास आपने देखी होगी और आपको समझ आ गया होगा बड़े बेहतरीन तरीके से। और अगर किसी ने नहीं देखी, सीधी सेकंड क्लास देख रहे हैं, तो वो पहले वाली क्लास जरूर देख लें। हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसा बुक्स में किया जाता है। एक दो बुक्स में भी किया होगा, लेकिन उसमें भी हमने हटके उस पे कुछ चीजें बना ली थी कि कोविड से पहले जितनी योजनाएं हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे, जो नवाचार हुए, और कोविड दौरान और कोविड के बाद वाले वो हम एक साथ पढ़ लेंगे। आज हम कोविड से पहले हमने इंट्रो कर लिया था। इंट्रो में मैंने मुख्य मुख्य चीजें आपको बता दी थी। क्लास कभी 8, 8:30 और कोशिश करेंगे कि एक ही टाइम रखा जाए, तो हम 8:30 रख लेंगे, क्योंकि ड्यूटी के बाद टेस्ट वगैरह भी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के बनाने होते हैं, तो उतना समय नहीं मिल पाता। और खुद के पढ़ने के लिए तो चलो मिलना है, नहीं मिलना वो बाद की बात है। तो हो सकता है 8:30 टाइम किया जाए। इससे पहले तो किसी हाल में नहीं, लेट आप कहो तो कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा बिंदु था, हमने उसमें इतना पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि मैं थोड़ा सा अपने जो पूर्व में अध्ययन किया था, हमने ये देखा था कि राजस्थान की एजुकेशन सिस्टम का जो ढांचा है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, दो तरह की व्यवस्था है। एक से जो 5 के 8 तक के स्कूल, और उसके बाद वाले स्कूल जो हैं 9 से 12 तक के स्कूल, उनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने फिर ये पढ़ा था कि कोविड से पूर्व जो थे, इस पे तो मेरे को लगता है ये देखें, ये ठीक है। कोविड से जो पूर्व थे, कोविड से पूर्व के जो संस्थान बने या नवाचार हुए, उसके बारे में। और एक बात आप देखना, सीधा सीधा आज जो चीज पढ़ेंगे ना, आरटी एक्ट की कुछ धाराएं। आरटी एक्ट जो था 2009 वाला, उसकी धारा जो थी, धारा कौन सी, उसकी एक्ट की धारा थी 29, जो क्या कहती थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही थी धारा 29 की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। 2009 से हम लगे थे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दो रे बच्चों को, दे दो। तो बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही थी, उसमें गुणवत्ता की कमी थी। मतलब भोजन खा रहे हैं लेकिन गुणवत्ता नहीं है, उसमें पौष्टिकता नहीं है। पढ़ाया जा रहा है लेकिन गुणवत्ता की कहीं ना कहीं कमी है। ये बात हमें जाके समझ पड़ी कब, ये हमें 2010 में 9 में काम किया, तो 10 में हमने थोड़ा सा काम किया, फिर फाइनली हमने 2015-16 में, उस पर बताता हूं। कोविड से पूर्व हमने जितनी संस्थाओं के बारे में जाना, उसमें हमने पहली स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी जो थी एजुकेशन, SIQE सिक जिसको हम कहते हैं। फिर हमने दीक्षा, दीक्षा राइज और दीक्षा ऐप और पोर्टल दोनों के बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा था कला, और एक और दो कंप्यूटर वाले हमने देखे थे प्रोग्राम। 4-5 प्रोग्राम हमने ये जाने थे जो कि कोविड से पूर्व। उसमें अगर मैं पहले प्रोग्राम को लूं, SIQE इनिशिएटिव, जो एक किसके लिए, क्वालिटी के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, क्वांटिटी क्वालिटी के लिए, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो पहल की गई, वो पहल, हालांकि ये 2010 में हमने करी। ये पहल कब की हमने, क्योंकि आप यहां से लेके चलें, आप अगर इसके आंकड़े भूलते हैं, ये आपके याद रहता है हर विद्यार्थी के कि आरटी एक्ट 2009 है, 10 में लागू हुआ है, हम इसको जानते हैं। आरटी तो लास्ट में हम पढ़ेंगे, इसकी एक एक धारा ट्रिकली तरीके से आपको बढ़िया तरीके से याद करवा दी जाएगी। धारा 29 में यह कह दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है राज्य में, विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जा रही है उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है। 2010 आ गया। 10 में फिर ये सोचा कि क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। तो CCE की बात की गई, CCE पैटर्न। CCE पैटर्न क्या कहता है, कंटिन्यू एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको हिंदी में मैं अगर लिखूं, क्या बच्चों का ना जो मूल्यांकन हो रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चों का जो मूल्यांकन हो रहा है
वो सही नहीं हो रहा, इवैल्यूएशन जो हो रहा है, या हम कह दें आकलन जो हो रहा है, असेसमेंट, या ये कह दें हम जो पेपर पैटर्निंग जो तरीका है ना बच्चों का, हम पढ़ाने के बाद जो चेकअप करते हैं, मूल्यांकन लिए जाते हैं, कि वो सही नहीं है। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यू और व्यापक। कंटिन्यू होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इस तरह का, ठीक है, निरंतर, और ये लगातार होना चाहिए, और व्यापकता होनी चाहिए, जो पढ़ाया हर इस तरह से पढ़ाया जाए। और ये हमने देखा है धारा जो 23 कहती है बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग, बच्चे के स्तर के अकॉर्डिंग जो है पेपर का पैटर्न या मटेरियल तैयार किया जाना चाहिए, है ना। तो व्यापक होना चाहिए और एक लगातार मूल्यांकन होते रहना चाहिए, कंटिन्यू, जिसको हम आगे देखेंगे। इसके मूल्यांकन की अवस्था में टर्म्स में हम देखेंगे समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक आकलन, उसको देखेंगे हम। चलो जी, ये बात होगी 2010 में अलवर और जयपुर में। आगे इसको मैं अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, ये शॉर्ट नोट्स आपको क्या है टेलीग्राम संतवीर सर नाम से, ये वहां पर मिल जाएंगे, एक बार आप देख लें। ये स्क्रीनशॉट सहित आपको पीडीएफ बना के भेज दी जाएगी, और ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं स्टोरी रूप में, ये लिखी हुई भी हैं आगे। अलवर और जयपुर, आप इस स्टोरी को अच्छे से सुन लेना। अलवर और जयपुर एक जगह के 20, एक जगह के 40 स्कूल लेकर एक प्रोजेक्ट के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2010 में कहा गया कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी आए। तो क्या करें कि क्वालिटी के लिए कुछ ही नहीं, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है ना उसका कंटिन्यू टेस्ट होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। क्या चलो ठीक है, जयपुर और अलवर से यह काम शुरू किया 2010 में। इसका कोई नाम नहीं है, उस समय सिक नहीं है, सीसी है। सीसी क्या है? एक मूल्यांकन का तरीका है कि भी जो कंटिन्यू मूल्यांकन होता रहे उसको सीसी कहते हैं, ठीक है, बात होगी। अब ये काम चलाया 2010-11 जैसे चलता रहा, 2015 का समय आ गया। फिर बोले कि ये जो काम चलाया है ना भाई, ये ठीक है, इस तरह से बच्चों की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में अंतर आ रहा है, क्वालिटी जो इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है क्वालिटी। तो फिर कहते हैं कि अच्छा, ये सब किस काम के लिए किया? कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, क्वालिटी के लिए। तो बोले कि 2015-16 में बात चली, कब? 2015-16 में बात चली कि क्यों ना अपने इस मिशन का नाम ही क्या रख दें, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की एक पहल। बात समझ गए? इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मसला क्या था, इस वर्ड को आप लें, ये वर्ड कहां से निकला? आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 में कहा गया बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, ठीक है, ये बात होगी। तो फिर ये मसला चला 2010 में पायलट प्रोजेक्ट के, फिर कहा सफल पाएंगे कि हाँ ये चीजें ठीक है। तो फिर क्या कहा कि भी इसको 2015-16 में कि पूरे राजस्थान में अपने क्या करते हैं, 3-4 चीजें अपनाएगी कि अगर क्वालिटी बढ़ानी है ना, अपना जो मिशन है उसका नाम क्या रख देते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की एक पहल। कब पहल शुरू की? 2015-16 में, पायलट प्रोजेक्ट अलवर जयपुर में, ठीक है, बाद में पूरे राजस्थान में 15-16 में इसको लागू कर दिया, ठीक है भाई, लागू कर दिया। तो बोले कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने क्या करेंगे, ये कहा गया गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपने 3 काम करने हैं, वो काम आगे मैं बताऊंगा, पहले इसको पढ़ता हूं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहल, यह भारत के कुछ राज्यों विशेष रूप से राजस्थान में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी में सुधार लाने के लिए, चेंजेस के लिए, उस पर्पज से स्टार्ट किया गया एक महत्वपूर्ण जो है प्रोग्राम है क्या? ये देख लेते हैं है क्या इसका। यह एक समग्र शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य बच्चों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना है। सीखने के परिणाम, जो सीख रहे हैं उसका परिणाम है, रिजल्ट जो है उसको बेहतर बनाना है। यह पारंपरिक शिक्षण विधियों से हटकर कि भाई एक को एक, दो रटवाते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पहाड़े गिनती बोला करते थे, ठीक है, उससे हटकर क्या करना है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, सीसीपी। एक तो हमने पहले वर्ड ले लिया, हमारे पास आ गया सीसीई, एक ये वर्ड आ गया था कि गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या क्या करेंगे। एक तो करेंगे सीसीई, सतत व व्यापक मूल्यांकन। एक क्या करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, सीसीपी, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी,
क्या बाल केंद्रित शिक्षा कि जितना कुछ भी जो भी पढ़ाना है वो मास्टर जी के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे के अकॉर्डिंग होगा। केंद्र बिंदु शिक्षा का क्या होना चाहिए, वो विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक है, फिर बोले कि बच्चे अच्छे से कैसे सीख पाएंगे, क्या भाई जिस कमरे में बच्चे को पढ़ाया जाए, जिस कमरे में बच्चे को शिक्षा दी जाए, वो कमरा जो है ना, वो कमरा गतिविधि आधारित होना चाहिए। एक्टिविटी बेस, एबीएल, एक्टिविटी बेस लर्निंग होनी चाहिए कि बच्चा गतिविधि आधारित शिक्षण, बच्चा करके सीखे, गतिविधि आधारित शिक्षण। बात समझ गए? अब मुद्दा क्या था, मुद्दा क्या था, जो मिशन चला, मिशन का क्या नाम है, मिशन का नाम है SIQE। इस मिशन को कौन से 3 बिंदुओं पर चलते हुए पूरा किया जा सकता है, CCP और ABL, गतिविधि आधारित। कि भी ये वो खिलौने से ABL किट भी आती है, खिलौने से दिए जाते हैं बच्चों को पहली दूसरी के लिए, और ABL कक्ष बनता है, उसमें क्या है, एक तरफ क्या है जो और गिनती लिख देंगे, फोटोज बना के नीचे उनके नाम लिखे होंगे, पूरा एक कमरा तैयार किया जाता है। बच्चे क्या है, गतिविधि करते हुए सीखते हैं, वहां से खुद काम। ABL किट से भी बच्चे क्या है, खुद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि करते हुए कुछ ना कुछ कलाकारियां करते हुए सीखते हैं। इसमें बच्चे की सीखने की गति, क्षमता और रुचियों को महत्व दिया जाता है। किसमें, जो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जो है, कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बाल केंद्रित कब होगी, जब बच्चे को गतिविधियां, एक्टिविटी करने के लिए दी जाएंगी कि तुम करो बच्चों, आप लोग करके खुद सीखो, तो वो करते हुए जो सीखेंगे। टीचर जो है, हमने व्यागोत्स्की जो था, व्यागोत्स्की जिसको हम कहते हैं, उसने एक स्कैफोल्डिंग सिद्धांत दिया कि बच्चे अपने आप काम कर रहे हैं और अस्थायी जो सहायता होती है, बच्चा एक सहारा देता है। स्कैफोल्डिंग वर्ड आपने सुना होगा, स्कैफोल्डिंग जिसको हम कहते हैं अस्थायी सहायता, सहारा देना। ये शायद फर्स्ट ग्रेड पंजाबी वालों के भी लिए आया था, ये अस्थायी जो टीचर के द्वारा सहायता दी गई है। साइको में मैंने बहुत अच्छे से आपको प्याजे और ये सब करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट खोलकर, आपको कंटेंट मुझे उम्मीद है ठीक लगेगा। उस समय मैंने पढ़ाया था, पेपर में कम दिन जो रहे थे, जितने भी फैक्चुअल और समझदारी कुछ चीजें जो क्लियर करवाई जा सकती हैं शॉर्ट टाइम में, वो मैंने करवाई थी। अगर वो चीजें आप समझ गए ना, तो उसके बाद साइको आपके लिए आसान हो जाती है। तो 8-10 क्लासें हैं जो आप देख लेना, अधिगम है, बुद्धि है, विकास है, इनकी जो क्लासें, प्याजे वाली क्लास से आप शुरू कर सकते हैं। और आपको मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने जितनी भी साइको में चीजें पढ़ाई हैं उसमें टर्म्स इंग्लिश के वर्ड उठाए हैं, और इतना कहता हूं कि इंग्लिश के शब्द को ही पढ़ा करो पेपर में। हिंदी में मनोविज्ञान पढ़ने का विषय ही नहीं है, हिंदी में उसके शब्द बहुत चेंज हो जाते हैं। अब ये स्कैफोल्डिंग शब्द है, पाड, सहारा देना, अस्थायी सहायता, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा इसके अर्थ, इंग्लिश में ये स्कैफोल्डिंग ही रहेगा। अब इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट अपने स्लाइड खोलते हैं। SIQE के तहत विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से पहलू, कि भी जो गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाली एजुकेशन चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, ABL। ठीक है, इसमें बच्चे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, जिससे सीखना मजेदार और प्रभावी बनता है। एक बात ध्यान रखना, ABL जो कक्ष है, ABL कक्ष होगा कक्षा, ABL कक्ष यहां लिख देता हूं ना स्क्रीनशॉट में ताकि समझ आ जाए। ABL कक्ष जो होगा, ये कक्षा 1 व 2 के लिए, ठीक है, बाल केंद्रित के लिए। अब एक बात ध्यान रखना, तो कक्षा 5 तक के लिए, यानी कि 2 के बाद है ना, 2 के बाद अगर हम बात करें 5 तक के लिए एक अलग कक्ष बनेगा, उस कक्ष का नाम होगा लहर कक्ष। क्या नाम होगा, लहर कक्ष। इसमें भी क्या है, बाल केंद्रित होगा, ये भी चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जो है उस पर आधारित, बच्चा बाल केंद्रित, और वो कमरा लहर जो कमरा कक्ष होगा उसको भी इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन। भी हमने देखा कि 3 तरह के पहलुओं पर चलते हुए हम
जो एजुकेशन की क्वालिटी उसमें सुधार ला सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन यह बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का नियमित और समग्र मूल्यांकन करता है, जिसमें केवल अकादमिक ही नहीं बल्कि सह शैक्षिक पहलू भी शामिल होते हैं। यह बच्चों की कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने में, देखो एक सह शैक्षिक वर्ड आया, मैं ना जब पेपर के दिन कम होते हैं तो मैं स्पीडली पढ़ा देता हूं, फिर मुझे ये लगा कि कम से कम अपने बातें करके तो क्लास पूरी नहीं करते, पढ़ाते तो थोड़ा सा अपने क्या करेंगे, मैं ये जो है ना ये प्रैक्टिकली चीजें हैं जो स्कूलों में चल रही हैं। 2009 का एक्ट है या कुछ और चीजें 2011, वो फैक्चुअल है तो उसको हम सीधा पढ़ा सकते हैं ताकि इसकी आपको समझ आ जाए तो दिक्कत ना आए। इसलिए मैं शुरू में स्लो चलूंगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ इस तरीके से आप धीरे धीरे, जैसे ये नवाचार वाला बड़ा टॉपिक पूरा हो जाएगा ना अच्छे से, क्योंकि नवाचार से प्रश्न आपको मिलेंगे इस बार तो अच्छे से, इस गवर्नमेंट ने काफी चेंज किए हैं, तो वो आपको ये ढांचा समझ आ गया ना, इनको आगे इनसे जुड़े हुए वो प्रोजेक्ट होते हैं। और फिर अगर आप कहो कि नहीं सर एक ही क्लास में हमें पूरा एक टॉपिक करवा दिया करो, वैसा भी ठीक है जैसा आपको। यह बच्चों की कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने में मदद करता है। यह शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करता है। कौन कौन करता है? SIQE, ठीक है, SIQE। अच्छा सह शैक्षिक बता रहा था मैं, शैक्षिक तो होती हैं स्टडी जो पाठ्यक्रम, और वो इसके अलावा बच्चा स्कूल के अलावा बाहर गेम से और कहीं से जो सीखता है वो सारी सह शैक्षिक। SIQE क्यों शुरू किया गया भाई, क्या दिक्कत थी? सबसे बड़ी समस्या थी गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्र करने के लिए, कि जो वो रिजल्ट आ रहा है ना भाई उसमें समस्या आ रही थी, मतलब कि मूल्यांकन सही नहीं हो रहा। अब हम मूल्यांकन की अभी बात कर लूंगा, मैं यही कर लूंगा। बाल केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता जरूरत थी, बच्चा सेंटर केंद्र में होना चाहिए, बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं लेकिन मास्टर जी अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं वो नहीं। शिक्षकों को सशक्त, राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों के अनुरूप, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 होगी, अब तो खैर चेंज 2021 में बदलाव। धारा 29 जो कहती है कि शिक्षण गतिविधि आधारित होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है। धारा 23 कहती है प्रत्येक बच्चे के स्तर के अनुरूप योजना होनी चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए यह शुरू किया गया। RT एक्ट 2009 की 29 और 23 धारा को मद्देनजर रखते हुए, शैक्षिक नीतियों को मद्देनजर रखते हुए उनमें ये बातें आ गई और शिक्षकों को थोड़ी सी नई नई चीजें सीखने को मिले। इसके अलावा बच्चा केंद्र बिंदु होना चाहिए और सीखने के परिणामों का ध्यान सही से पता नहीं चल रहा था कि बच्चा कितना सीख पाया है, और सबसे मुख्य बात गुणवत्ता, उस क्वालिटी में सुधार के लिए। अब मैं एक बात अगर करूं इस SIQE के, अभी लिख देता हूं, आगे वो मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि ये बड़ा, ये SIQE हो गया, निष्ठा हो गया, दीक्षा हो गया। ये थोड़े से स्माइल वाले में तो दो दो तीन तीन बातें हम कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, गुजरे जमाने की बातें ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा जो करंट वाले या जो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है, उन पे हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। इसमें ज्यादा बातें होंगी तो थोड़ा सा इत्मीनान से सीख लेना। इस क्लास में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये चीज की है, जैसे SIQE खत्म होगा तो पिछले आए हुए प्रश्न और कुछ अन्य प्रश्न मैंने डाल दिए, उसका हम मूल्यांकन कर लेंगे। साथ में जैसे ही हम दीक्षा राइज पढ़ेंगे तो उसके आए हुए प्रश्न और नए प्रश्न डाल के साथ में मूल्यांकन हो जाएगा। क्लास बड़ी जरूर हो सकती है दो एक टॉपिक में, लेकिन मूल्यांकन साथ की साथ करेंगे अपने। हमने कितना सीखा ये हमने इसी से सीख लिया आज। चलो, इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है SIQE के तहत, मूल्यांकन जो है SIQE के तहत, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना होता है आपको, है ना, जो मूल्यांकन किया जाता है वो हम मुख्यतः तीन तरीके से मान सकते हैं कि तीन तरीके से होता है। एक मूल्यांकन को हम सबसे पहले, जब बच्चा स्कूल में इंटर हुआ, आधार बेस लाइन जिसको हम कहते हैं, आधार रेखा मूल्यांकन, ठीक है, आधार रेखा मूल्यांकन, बेस लाइन असेसमेंट, बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में अगर कहें तो बेस लाइन। अच्छा, बच्चा स्कूल में इंटर हुआ, ये कक्षा 2 से शुरू होगा, इस बात का ध्यान रखना है, बेस लाइन कक्षा 2 से। और कब? सत्र के आरंभ में, सत्र के आरंभ में बच्चा स्कूल में इंटर हुआ, कक्षा 2 वाला, पहली वालों के लिए सब मजे ही मजे हैं। बच्चा स्कूल में कक्षा 2 में जब बच्चा आएगा सत्र के शुरू में, पहली वाला दूसरी में आया, यानी कि अब पहली वाले का तो क्या बेस चेक करना,
पहली वाला दूसरी में आएगा तो बेस तो चेक करेंगे ना कि पहली वाला पढ़ा हुआ है या नहीं। सत्र शुरू हुआ तो हालांकि आजकल की जो रेमेडियल कोर्स की और जितनी स्कूलों में किताबें आती हैं उनमें बेस लाइन का और वो पेजेस दिए होते हैं 10 एक पेज शुरू वाले। अब वो बच्चे का टेस्ट होगा, कक्षा 2 में आया सत्र के शुरू में, वो एक तो मूल्यांकन लिया जाता है कि इसने भी पिछली कक्षा वाला इसको कुछ आता जाता है या नहीं। एक तो बेस लाइन जो आधार रेखा मूल्यांकन, दूसरा एक होता है रचनात्मक या रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन, जिसको हम इंग्लिश में कहें फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। ये क्या होता है? ये होगा निरंतर, लगातार सत्र में चलता रहता है। ठीक है, ये चलते रहेंगे। और तीसरे नंबर वाला यही लिख देता हूं मैं, वो होगा योगात्मक आकलन, जिसको हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ये कब होगा? ये अंत में, सत्र के अंत में। ठीक है, योगात्मक आकलन कुल कितने लिए जाते हैं? ये 3 होते हैं, कुल 3 होते हैं। अभी मैं ढांचे को, पूरे पैटर्न को अच्छे से यहां डिस्क्राइब कर दूंगा आगे। एक बार के लिए इतना हमने देखना है कि इसमें बच्चों का, क्योंकि उसने कह दिया कि परिणामों में सुधार के लिए परिणाम बच्चे ने क्या सीखा, इसके लिए फिर SIQ ने अलग से ही सिस्टम बना दिया कि ऐसे ऐसे आपने क्या करना है, बच्चे का मूल्यांकन करना है। ये अगर खाली जगह आती है तो मैं वहां देखता हूं। ये हमारे पास एक खाली जगह इतनी की हमें मिल गई, यहां मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास यहां बना लेते हैं। क्या होता है मूल्यांकन जो होगा, हर क्लास में एक ही विषय की 3 किताबें होंगी। एक ही विषय का मतलब क्या है? दूसरी से 5वीं तक अगर आप देखेंगे, इंग्लिश, हिंदी, ये पर्यावरण, इनकी एक ही किताब होगी और 3 किताबें होंगी। भाग 1 आओ सीखें, किताब का नाम क्या होगा? आओ सीखें, इस नाम से आओ सीखें। ठीक है, इस नाम से क्या होगा? भाग 1, भाग 2 और भाग 3 गवर्नमेंट ने बांट के दे दिया कि आपने टर्म 3 टर्म बना लेनी है। टर्म 1, ठीक है, और टर्म 2, टर्म द्वितीय और टर्म 3। ठीक है, इसमें क्या होगा? पहली बुक, ये पहली बुक ही टर्म 1 है। आप मान लो 45% सिलेबस का हिस्सा इसमें है, 40% सिलेबस का हिस्सा इसमें है और 15% सिलेबस का हिस्सा इसमें है। गवर्नमेंट ने बांट दिया कि भाई हर क्लास के लिए हम जो सिलेबस है उसके 3 पार्ट दे रहे हैं। पहले आपने क्या करना होगा? सितंबर के महीने तक आपने योगात्मक आकलन पहला लेना है, योगात्मक फर्स्ट, यानी कि SA1 समेटिव असेसमेंट। पूछा जाता है SA ऐसे कुल कितने लिए जाते हैं? ऐसे कुल कितने हैं? कुल होंगे 3। लेकिन ध्यान रखना, कक्षा 5 स्पेशल ध्यान लेना, कक्षा 5 में ऐसे कितने होंगे? ऐसे होंगे 2। उनका तीसरा ऐसे नहीं होता, उसमें बोर्ड की परीक्षा होती है और बोर्ड की परीक्षा को कहते हैं प्राथमिक अधिगम मूल्यांकन, ऐसा करके कुछ ना कुछ, तो उनका वो लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मूल्यांकन के लिए क्या, हर क्लास में आपने क्या करना है? 3 टर्म में बांट लेना है। जैसे अपने होते थे ना, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, ये तो टेस्ट चलते रहते थे और साथ की साथ है ना, और एक चलते थे वार्षिक और अर्धवार्षिक वाला, ये पैटर्न। अब ये जो होगा ना, सितंबर में होगा पहला SA1, 3 महीने बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया। फिर दूसरा अगला क्या है? जनवरी के आसपास। ये महीने चाहे ना याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्या है, जैसे अर्धवार्षिक, आप SA1 को अर्धवार्षिक मान सकते हैं। अर्धवार्षिक से पूर्व अपने क्या होता था? फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट। तो कि बच्चे का सितंबर में, बच्चे तो जुलाई में आ गए, जुलाई अगस्त, उनमें क्या करेंगे? तो उनमें होगा FA1 और FA2, यानी कि FA क्या है? रचनात्मक।
रचनात्मक क्या था, ये चलता रहेगा सत्र पर्यंत, रचनात्मक वाला ये अंत वाला होता है योगात्मक, मतलब ये चलते रहेंगे, ये कई महीनों का, यानी कि सत्र के अंत में इसलिए लिखा जाता है कई महीनों का, ये नहीं कि भी वो पूरा एकदम लास्ट में लिया जाएगा। भी 2 टेस्ट हो गए तो ये ले लेना है। फिर इसी तरह FA1 और FA, आप ऐसे लिख सकते हैं FA3 है ना, और FA4, कुल FA6 तक पहुंच जाएंगे। FA नहीं पूछा जाएगा रचनात्मक, रचनात्मक का इतना ध्यान रखना है वो सत्र पर्यंत निरंतर चलते रहते हैं, और ऐसे जो है, ऐसे जो होगा वो सत्र के अंत में होगा, इस बात का ध्यान रखना। और फिर लास्ट में होगा, लास्ट वाले में भी FA1 और FA2 वो होंगे इसके साथ साथ, ठीक है। ये मूल्यांकन का तरीका अपनाया जाता है बच्चे का। अब इस बार ये हुआ था, वो आगे वाले बिंदु में हम पढ़ लेंगे। इस बार गवर्नमेंट ने MSRA चला दिया और ये कहा था कि आपने जो है SA3 नहीं लेना, उसकी जगह MSRA के 3 ले लो। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये किसकी जगह चलाया गया था, RKSMB के, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है, उसकी जगह क्या चला दिया, मसरा चला दिया जनवरी 2025 में। तो लेकिन जब पोर्टफोलियो फाइल एक ध्यान रखना, हर बच्चे की प्राइमरी सेक्टर में एक फाइल बनती है जिसको पोर्टफोलियो, मतलब बच्चे का पूरा लेखा जोखा होता है, उसमें SA, FA और जितने भी चलते हैं बेस ने वो सारे उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। और हालांकि फिर वो टीचर्स को लगाना पड़ा, मैं प्रैक्टिकली बातें बताता हूं। तो ऐसे जो है ना, SA3 है, 5वीं के लिए SA2 ही होते हैं उनको, कि उनका एक बोर्ड का पेपर होता है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ध्येय वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है उसका ध्येय वाक्य दीक्षा का, हमारे शिक्षक हमारे नायक, दीक्षा नायक, ऐसे करके याद रख लेना। सर्वप्रथम CC को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2010-11 में जयपुर के 20 शहरी, अलवर के 40 ग्रामीण विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 हेतु 2015-16 में। एक बात जरूर ध्यान रखना, किन कक्षाओं के लिए, 1 से 5 के लिए है, और ये कक्षा 1 से 12 तक के जितने स्कूल हैं सभी विद्यालयों में। वहां पर ऐसा नहीं है, कई स्कूल 9 से 12 के या 6 से 12 के हैं, जहां प्राइमरी सेक्टर होगा वो विद्यालय चाहे जो भी हो, 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में क्या है, ये SIQE चल रहा है। अप्रैल 2015 का जो मेमोरेंडम हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, जो समझदारी, जो उनका जो समझौता जिसको हम कहते हैं, 2015 के समझौते के तहत क्या हुआ, अप्रैल 2015 में SIQE परियोजना का क्रियान्वयन करने का काम 4 स्तर पर दिया गया कि ये काम ये लोग करेंगे, ये काम ये लोग करेंगे। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, ध्यान रखना पहले तो इस बात को कि राजस्थान का निदेशालय कहां है, डायरेक्टरेट कहां है, हेड ऑफिस शिक्षा का, वो बीकानेर में है। निदेशालय 2 तरह के होते हैं, एक माध्यमिक होता है और एक प्रारंभिक होता है, दोनों के दोनों बीकानेर में है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रारंभिक बता दिया 1 से 8 तक का काम, और ये 9 से 12 का। ये परियोजना का, तो SIQE परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अकादमिक कार्य जो होते हैं, एजुकेशनल वर्क, जितने भी शैक्षिक, वो सारा कौन कर रहा है, RSCRT उदयपुर। इसका नाम पहले SCERT हुआ करता था, 2018 में वो मेहरोत्रा समिति थी, उसके सिफारिशों के आधार पर इसका नाम 2018 में चेंज हुआ। समसा भी 2018 में आया और इसका नाम भी, ठीक है, तो वो राजस्थान वाला लगा दिया। ये एक शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान है, ट्रेनिंग, यहां मैं जाता रहता हूं प्रशिक्षण के लिए। अभी स्कूली किताबों में कुछ थोड़े बहुत जो है जॉब कार्ड वगैरह बच्चों के पास, आगे करियर के लिए कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो पूरे देश भर में अपने राजस्थान का जो जॉब कार्ड है उनको फॉलो किया। तो हम टॉप जो लास्ट में 12 लोग पूरे राजस्थान से चुने गए थे, हमें बुलाया गया था, तो उसमें एक मुझे भी मौका मिला था, तो हमने वो जॉब कार्ड तैयार किए थे बच्चों के आगे भविष्य में करियर के लिए। तो ये सारे ट्रेनिंग शैक्षणिक कार्य, ये सारे के सारे ट्रेनिंग वाले शैक्षणिक कार्य ये कौन करता है, SIQE के तहत, वो कौन करेगा, वो RSCRT उदयपुर करेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, अब असल में 2018 में इसका भी स्कूल शिक्षा परिषद का नाम 2018 में, शायद 18 पता नहीं 20 में चेंज हुआ है।
समझौते के समय इसका नाम हुआ करता था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। परिषद भी दो थी, प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक। परिषद की अगर बात आए, शिक्षा परिषद, आपने परिषद शब्द ध्यान रखना है, तो परिषद जयपुर में है, और अगर आए निदेशालय तो निदेशालय बीकानेर में है। ये थोड़ा सा सेटअप का भी ध्यान रख लेना। ये शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण व कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। ये जो है RSCRT जिसका काम है ट्रेनिंग देना, वो नहीं कर रहा प्रशिक्षण वाला काम। वो काम क्या करेगा? सिर्फ शैक्षणिक अकादमिक कार्य करेगा। ये प्रशिक्षण वाले और ये काम करेगा। ठीक है, आपने इतना ध्यान रखना है। परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? निदेशालय कर रहा है। बोध शिक्षा समिति जो जयपुर में है, और यूनिसेफ, ठीक है, यूएनओ का एक पार्ट। तो इसके जो है तकनीकी समर्थन जो है, टेक्निकली जो कार्य है वो कौन करेंगे? बोध शिक्षा समिति और यूनिसेफ। हमें इतना ध्यान रखना है। SIQE को चलाने वाली जो संस्थाएं हैं वो कौन है? निदेशालय है, शिक्षा परिषद है, RSCRT उदयपुर है, बोध शिक्षा समिति और यूनिसेफ, ये मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। चलिए, अब ये सारे बिंदु हमने देख लिए कि SIQE गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीखने के लिए मूल आधार स्तंभ पिलर क्या है? ABL और CCP। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित जो शिक्षण है, इनके करके सीखने पर जो बल देता है वो इसके मूल आधार है। ABL कक्ष व किट क्या है? कक्षा 1 से 2 हेतु है, और एक आता है लहर, लर्निंग एनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। ये कक्षा 1 से 5 हेतु है, वो सिर्फ पहली दूसरी के लिए। ये बाल केंद्रित होता है। ये काम क्या है? बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर। ठीक है, हाँ जी। आज मैं इस आपकी तरफ कम देख रहा हूं ना, मैं थोड़ा पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकली चीजें हैं, और मैं बता देता हूं कि वो टीचर्स को ट्रेनिंग, तो यही चलता रहता है। कार्यक्रम के तहत ABL CCP कार्य हो रहे हैं। आधार रेखा BLA कक्षा 2 से, सत्र आरंभ कक्षा 2 से। कक्षा 2 से बच्चों का पूर्व स्तर जानने के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी। ध्यान रखना, ये पर्यावरण का कोई बेसलाइन नहीं होता। पर्यावरण नहीं, पर्यावरण विषय का बेसलाइन नहीं, इसमें इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। SIQE का संचालन करने वाली समितियां, ये जो है उसकी परियोजना परिचालन समिति जो है, ये क्या है? शीर्ष संस्था है इसकी। किसकी? SIQE की। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष जो स्कूल शिक्षा परिषद है, स्कूल शिक्षा परिषद कहां? जयपुर में है। जयपुर में है। परिषद आते ही जयपुर जाना है आपको। उसका जो आयुक्त होगा, उसका जो आयुक्त होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। और ध्यान रखना, राज्य कार्यकारी समूह, मतलब इसके संचालन करने के लिए, वो तो हो गया संचालन करने वाली संस्थाएं जो हमने 4-5 पढ़ी, जो कि इसको चला रही हैं। तो वो कितने तरीके से चला रही हैं, उन्होंने क्या क्या जो समितियां वगैरह बनाई हैं। एक तो उन्होंने बनाई भी परियोजना परिचालन समिति, जो कि उन्होंने शीर्ष संस्था है इसको चलाने वाली। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा कि SIQE का संचालन कौन कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये परियोजना परिचालन समिति और वो भी आ जाएगा निदेशालय, ऐसा नहीं होगा। ये संचालन के तरीके हैं कि किस तरह से कितने स्तरों पर किया जा रहा है। राज्य स्तर पर 3 काम हो रहे हैं। राज्य कार्यकारी जो समूह है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा, थोड़ा अगर डीप जाता है एग्जामिनर, अतिरिक्त आयुक्त जो होगा ना, अतिरिक्त आयुक्त किसका? स्कूल शिक्षा परिषद का, मैं परिषद शॉर्ट में लिखता हूं, इसी का जो अतिरिक्त आयुक्त होगा वो राज्य कार्यकारी समूह का अध्यक्ष होगा। और राज्य शैक्षिक समूह का अध्यक्ष कौन होगा? RSCERT। निदेशक साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, अभी हम गए थे, IAS रैंक के अधिकारी होते हैं इसके निदेशक। तो RSCERT उदयपुर, उदयपुर का जो निदेशक है वो इसकी जो राज्य शैक्षिक समूह है, हमने देखा था RSCERT क्या अकादमिक कार्य करता है, शैक्षणिक कार्य करता है। तो जो शैक्षिक समूह होगा उसका अध्यक्ष कौन होगा? RSCERT का निदेशक। यह पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है इसका, ये होता है। परियोजना परिचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, वो पूछ सकता है। निदेशालय बीकानेर का निदेशक है ना। स्कूल शिक्षा परिषद का जो आयुक्त होता है वो होता है। जिला स्तर पर भी 2 ग्रुप, जिला कोर ग्रुप और जिला अकादमिक समूह,
ये एडीपीसी जो उनके अंडर में काम होते हैं, या डीओ साहब जिला शिक्षा अधिकारी जो है, जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस ये मुख्य मुख्य बातें होंगी, अब शायद प्रश्न ही रह गए, है ना। SIQE का पूरा नाम क्या है भाई? पूरा नाम क्या है? स्टेट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव वर्ड बस ढूंढ लेना आप, गुणवत्ता वाला, क्वालिटी जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, इनिशिएटिव सॉरी पहल जो है राज्य की, इनिशिएट करना क्या होता है? पहल, राज्य की एक पहल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की एक पहल। चलिए, राजस्थान में SIQE का कार्यक्रम को शुरू करने के लिए MO किन के मध्य हुआ था? उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद थी, अब इसका नाम क्या है? स्कूल शिक्षा परिषद। ठीक है, उस समय यही नाम था भाई, स्कूल शिक्षा परिषद। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, बोध समिति जयपुर, SCRT उदयपुर, ये सभी संस्थानों के मध्य जो है समझौता हुआ था। अच्छा, आपको उत्तर करने का मौका दूं, ये लो, राजस्थान में SIQE परियोजना के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष समिति कौन सी है? राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, प्रोग्राम स्टीयरिंग समिति और SCRT उदयपुर और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा। चलिए आप कमेंट करें। अब मुझसे ना वो काम नहीं होते, हम लाइव क्लास में बहुत कम देते हैं, देते ही नहीं है, क्योंकि लाइव का समस्या पता क्या है? शाबाश बच्चों, ये बताओ, बच्चे बता रहे हैं हाँ बहुत अच्छा बताया आपने भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम मुझे लगता है वो आपका बहुत लेता है, हालांकि इंटरेस्टिंग होता है, बीच बीच में कभी लगा लिया करेंगे, और फिर वहां बच्चों के कमेंट ना पढ़ो तो उनको ये लगता है। चलिए, राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय या समिति कौन सी है? प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, जो जिसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा परिषद का जो आयुक्त होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। दोहराव कर लेना, जैसे ही आपको चाहे लिख लेना, साथ साथ आप खुद नोट्स बना लोगे तो बहुत शानदार काम हो जाएगा। मैं कितनी बातें बोलता हूं उसको लिख लिया करो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। वो कहते हैं ना, शिवखेड़ा जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। बहुत घबराहट है बच्चों को, फर्स्ट ग्रेड के पेपर को लेकर 40% ही नहीं हुए थे। कल तक मैं उसका पूरा एनालिसिस कर लूंगा। जितने भी बच्चे, चाहे ग्रेड 3 में भी आसान नहीं आएगा, टफ ही आएगा। पेपर कैसे पढ़ना है, हमने पेपर कैसे करना और शुरू में तैयारी को कैसे करना है कि वैसा पेपर आ जाए तो कैसे हल करें, वो 15 मिनट की 20 मिनट की एक वीडियो मैं तैयार करूंगा मूल्यांकन करते हुए कि किन किताबों से ज्यादा डेटा, कौन सी एकेडमी की या गाइड भी काम चल जाएगी, वो सारी बातें मैं करूंगा। तो आप, क्योंकि अभी मानसिक मजबूती का परीक्षण हो रहा है। SIQE के तहत जिला कोर ग्रुप जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला अध्यक्ष का कोई मतलब जिला प्रमुख आपने निकाल दिया, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा या जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, तो ऊपर वाला अधिकारी होगा, क्योंकि ये 1 से 12 तक के स्कूल भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो क्योंकि शुरू में माध्यमिक शिक्षा की जो स्कूल शिक्षा परिषद थी वो थी, बाद में दोनों को जोड़ के एक कर दिया, तो माध्यमिक शिक्षा वाला जो डीओ देखो, जिला शिक्षा अधिकारी अलग अलग होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का अलग होता है, प्रारंभिक शिक्षा का वो निदेशालय अलग है और माध्यमिक का अलग है। सतत व समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? 2 बार ये पूछा गया है। तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक व संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना, कंस्ट्रक्ट, है ना। तो ये इसका उत्तर है, संरचनात्मक और संकल्पनात्मक, ये लिखा सही नहीं गया, संकल्पनात्मक है, आकलन का प्रयोग करना। तो ये केवल, ये नहीं, केवल वाला तो होता ही नहीं, केवल जहां आ जाए तो केवल तो चालो है केवल इथों। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक आप ध्यान रखें, समेटिव असेसमेंट, ऐसे अध्यापक को छात्र को प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया, निरंतर होता है क्या? निरंतर वाला कौन सा है? FA। कौन सा? रचनात्मक, हिंदी में कहें फॉर्मेटिव। ठीक है। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित होता है? नहीं, विश्लेषण वाला ऐसा कोई आणविक विश्लेषण। शिक्षार्थियों का उपलब्धि का लगातार, नहीं तो निरंतर वाला तो वही आ गया ना, कंटिन्यू वाला, वो भी नहीं हो सकता। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, ये इसका ठीक उत्तर हो गया। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां अपने मुंह पर बजा लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास आपको ठीक लगती है, बढ़िया वाला अंगूठा लाइक, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त कमेंट और शेयर जरूर कर लेना। आपका एक शेयर मेरी जिंदगी बना सकता है। गतिविधि आधारित शिक्षण कक्ष के संदर्भ में, यानी कि कौन सा कक्ष? एबीएल कक्ष। कौन सा कथन सत्य है? एबीएल में गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। एबीएल की मान्यता है प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी जो गति होती है वह अपना स्तर होता है। हर बच्चे की अपनी सीखने की गति है, हर बच्चा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आप सभी जितने वीडियो देख रहे हो ना, आप सभी बहुत महत्वपूर्ण हो, क्योंकि गॉड को अगर मानते हो, अगर ये मानते हो कि उसने बनाया है, तो उसकी बनाई हुई कोई भी चीज ऐसे नहीं हो सकती। आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल पर्सन माने। उपयुक्त दोनों सही हैं। आप जैसा सोचोगे ना, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आप ऐसा बन जाओगे। चलिए एक थोड़ा सा और मैं देख लूं कितनी अपनी बड़ी हो गई वीडियो। बस 15-1 मिनट का काम और बचा है। दीक्षा राइज, देखो एक तो पहले हम बात करेंगे दीक्षा की। दोनों में अच्छे से ध्यान देना। कई बार प्रश्न ये आ सकता है, प्रश्न आपके सामने, दीक्षा को किसने चलाया? दीक्षा कार्यक्रम, दीक्षा को दीक्षा के पापा ने चलाया? नहीं, दीक्षा कार्यक्रम सिर्फ दीक्षा आए तो, सिर्फ दीक्षा आए, आगे वाली स्लाइड पे लिख दूंगा, तो एनसीईआरटी नाम आएगा। और दीक्षा राइज आए, हमारे वालों ने, जो राजस्थान वालों ने चलाया अपना अलग से पोर्टल, तो एनसीटीई आएगा। नेशनल काउंसिल टीचर जो एजुकेशन वाली है, जो काउंसिल है, जो राष्ट्रीय वो जो शिक्षा परिषद है, वो उसके सहयोग से चलाएंगे। बताता हूं दीक्षा क्या है। यह एक डिजिटल एप्लीकेशन या पोर्टल है। पोर्टल भी है और एप्लीकेशन ऐप भी है। एसआईक्यूई थी। एसआईक्यूई क्या था? एक कार्यक्रम था, एक मिशन, एक पहल थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। दीक्षा क्या है? पहले ये चीजें क्लियर कर लिया करो। एक पोर्टल है, एक एप्लीकेशन है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब होती है? 5 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2017 को, 5 सितंबर 2017 को। आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक दीक्षा नायक हमारे नायक। तो इसका जो आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमने एक पढ़ा था। और राजस्थान में इसकी शुरुआत जो होती है, राजस्थान में इसकी 2018-19 में, वैसे क्योंकि दीक्षा राइज आएगा जब राजस्थान में शुरू होगा, तो दीक्षा राइज आएगा। और जब सिर्फ दीक्षा की बात आए तो 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा एक एप्लीकेशन है, एक पोर्टल है। दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब एसआईक्यूई जो है वो एक पहल थी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए। दीक्षा एक ऐसा पोर्टल है जो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, सभी के लिए है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, ओपन बोर्ड, सब तरह का मटेरियल मिलता है। सिर्फ 12वीं तक की नहीं, इसमें कॉलेज एजुकेशन का मटेरियल भी मिलता है। इतना बढ़िया एप्लीकेशन और पोर्टल है। ये सिर्फ मटेरियल उपलब्धि नहीं करवाता, ये शिक्षकों को ट्रेनिंग भी देता है, प्रशिक्षण भी देता है। बहुत सारा वीडियो कंटेंट वो आगे लिखा हुआ है। तो इसका नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए, कि उस ज्ञान को शेयर करने के लिए एक एप्लीकेशन ने, एक पोर्टल बनाया गया है 2017 से, और राजस्थान में 18-19 में ये शुरू हुआ। पूरा नाम यहां लिखा हुआ है आपके पास। ये स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल, एक क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म। 5 सितंबर 2017 से तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब जो थे, उन्होंने इसको एनसीईआरटी, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हम किताबों में पढ़ते हैं ना, तो दीक्षा राइज में लिखा आएगा एनसीटी के द्वारा शुरू किया गया, और यहां एनसीईआरटी। लेकिन जब प्रश्न आ जाएगा ना, दीक्षा राइज शुरू किया गया, आगे इस तरह के आएंगे, अब तो आसान लग जाएंगे, मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी प्लस एमएचआरडी, जो मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नाम वर्तमान में चेंज करके क्या कर दिया है? रमेश पोखरियाल, जो नाम आपने सुना ही होगा। तो शिक्षा मंत्रालय जो है, पहले रमेश सर ही थे शायद, है ना, अब जब नाम चेंज हुआ शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो एनसीईआरटी और एमएचआरडी ने मिलकर
ये 2017 में ये प्लेटफॉर्म दिया था। और आदर्श वाक्य फिर आ गया, हमारे शिक्षक हमारे नायक। जो कीमती चीजें मैंने 2-3 जगह डाल दी हैं, बार बार आएंगी तो आपके रटी जाएंगी। उद्देश्य इसका पर्पस क्या था? इसका था शिक्षक, शिक्षा, छात्र दोनों के लिए समग्र शिक्षा, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इन सभी स्कूल शिक्षा के सभी चरणों को यह पूरा करता है। इवन आगे कॉलेज एजुकेशन का मटेरियल भी इसमें मिलता है। पहले मैंने सोचा था कि अब समय थोड़ा कम होता है, वो पोर्टल ऐप का मैं आपको वो लोगो दिखाता, वो खोल के यहां पर उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाता कि पहले ऐसे दीक्षा खुलेगा, ये देखो दीक्षा में ये चीजें आती है, ये वो थोड़ा बेस्ट हो जाता। लेकिन समय जो है सीबीएसई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी के सभी पाठ्यक्रमों का इसमें आपको मैटर मिल जाता है, उसका समर्थन करता है, राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। दीक्षा को एमआईटी जो लाइसेंस देती है कंपनी, आधारित ओपन सोर्स टेक्निक सनबर्ड द्वारा बनाया गया है। सनरूफ नहीं है, ध्यान रखना। दीक्षा पोर्टल पर क्या क्या मिलता है हमें? एनसीईआरटी की सामग्री, सीबीएसई की सामग्री, एनआईओएस नेशनल जो है ओपन बोर्ड जो होता है, राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की पाठ्य सामग्री हमें मिल जाती है। दीक्षा पोर्टल पर निम्न शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। और कौन सी? ये शिक्षकों के लिए उपलब्ध करवाता है, संस्था प्रधान के लिए, विद्यार्थी के लिए, अभिभावक के लिए, शैक्षिक अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी डीओ साहब वगैरह सीबीओ साहब होते हैं उनके लिए। विशेषताएं क्या है दीक्षा की? दीक्षा की बहुत विशेषताएं हैं। प्रगति व मूल्यांकन हेतु ये डैशबोर्ड देता है। सहयोग व चर्चा हेतु वहां पर ये मंच उपलब्ध करवाता है। घोषणाएं वगैरह उसमें मिलती हैं। इन क्लास रिसोर्स जो क्लास के अंदर जो भी आपको सोर्स वगैरह वो सारे मटेरियल उपलब्ध करवाता है। टीचिंग ट्रेनिंग कंटेंट देता है, शिक्षकों को ये ट्रेनिंग देता है। असेसमेंट वगैरह उपलब्ध करवाता है। प्रोफाइल, शिक्षक समुदाय ट्रेनिंग, सीसीई, लेसन प्लान, कंसेप्ट, वीडियो वर्कशॉप, बहुत सारी चीजें इसमें। निजी संस्थान भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। 18 से ज्यादा भाषाओं में, ऐसा नहीं है आप हिंदी, आप किसी भी भाषा में, मराठी, तमिल, तेलुगु, सब आपको यहां मिल जाती हैं। दीक्षा राइज, वो तो था दीक्षा। अब राजस्थान वालों ने कहा हम दीक्षा राइज चलाएंगे। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ध्यान रख लेना, एनसीटीई के साथ मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस, ध्यान रखना राइज की फुल फॉर्म क्या है? वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग तो दीक्षा की है, इस राइज की क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, एजुकेटर्स, ध्यान रखना एजुकेटर्स, अच्छे से ध्यान रख लेना, प्रश्न एग्जामिनर कैसे भी गलत करवा सकता है। वो राजस्थान आई से इनिशिएटिव लिख सकता है। ध्यान रखना राइज वाले में राजस्थान इंटरफेस है का निर्माण किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज नामक पोर्टल का प्रारंभ सत्र 2018-19 में, दीक्षा सिर्फ ओनली दीक्षा 2017 में 5 सितंबर को, हमारे वालों ने एक साल आगे 18-19 सेशन में। यह पोर्टल शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करता है। वर्तमान राजस्थान राज्य में दीक्षा पोर्टल का राजस्थान संस्करण जो राइज वो है, और इसका संचालन आगे हम देखेंगे जो आरएससीईआरटी जो है उदयपुर, उसका आगे एक भाग है वो उसको चला रहा है। दीक्षा राइज शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसका कार्य राज्य में एससीईआरटी उदयपुर की आईसीटी शैक्षिक तकनीकी की जो एक शाखा है, ये प्रमाण संभाग जो है कर रहा है, इतना ध्यान रखना। एससीईआरटी उदयपुर का जो शैक्षणिक तकनीकी भाग जो है ना आईसीटी वाला, वो वर्तमान में दीक्षा राइज को चला रहा है। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रख लेना। इसमें शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी हम पढ़ेंगे, कोविड के दौरान जो चले थे वो सारे कंटेंट दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध किए गए हैं। दीक्षा राइज हम एक निष्ठा पढ़ेंगे, जो स्कूल हेडमास्टर और स्कूल जो टीचर्स हैं उनके लिए वो प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए है निष्ठा। उसके भी जैसे स्माइल के 1.0 2.0 ऐसे निष्ठा के भी 3 वो जो चरण हो चुके हैं। निष्ठा की भी ट्रेनिंग इसके माध्यम से भी अब देनी जाने लगी है, इसके माध्यम से ही दी जाती है।
पोर्टल का उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाला राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। SIQE का उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, ये उच्च गुणवत्ता वाला राष्ट्रीय मंच, शिक्षकों को सशक्त बनाना और शिक्षकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में समृद्ध करना, विकास को समृद्ध करना, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्था प्रधानों को ई कंटेंट, ध्यान रखना ये सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्था प्रधानों को ई कंटेंट, ई बुक उपलब्ध करवाता है, सभी प्रकार की एजुकेशनल जो सामग्री है उपलब्ध करवाता है, ऑडियो, वीडियो, ई कंटेंट सब। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड लगा होता है आजकल की किताबों में, वो स्कैन करके आपको तमाम डाटा जो है वो मिल जाता है QR कोड के माध्यम से। यह एक राज्य एक प्लेटफॉर्म वाली योजना पर आधारित है। अभी चलो हम इसके प्रश्न करते हैं, हाँ आपसे ही पूछ लेते हैं। निम्न में से दीक्षा पोर्टल, अच्छा इसमें जितना मटेरियल है इंटरनेट वगैरह की और वो सुविधा नहीं है तो भी आपको मिल जाता है वो कंटेंट। पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा, मैंने कहा कभी भी आप प्रश्न केवल वाली बात आ जाए ना वो अक्सर गलत हुआ करती है, अध्यापकों के लिए नहीं, ये विद्यार्थियों के लिए भी है, अभिभावकों सबके लिए है, तो ये बात असत्य हो जाती है। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी SCRT पुस्तकों में QR कोड शब्द आ गया, QR कोड से आप स्कैन करने के बाद एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना यह सामग्री संग्रहित व शेयर नहीं की जा सकती। अब एक बात है, इसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? B सही नहीं है। अब आप ये देख लें कि जहां B नहीं है उसको तो काट दो। B कहां नहीं है? B यहां नहीं है और B कहां नहीं है? B यहां नहीं है। हमने ये देखना कौन सा कथन गलत है। एक तो B ही गलत है, तो जिसमें B है तो B दो जगह पर बचता है, एक B ये रहा, एक B ये रहा। अब ये कह रहे हैं अगर मान लो कि BA गलत है या BD गलत है, मान लो आपको ये इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला नहीं पता, BA देखो, इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा बिल्कुल दे रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा सबके लिए है, टीचर्स तो ही पढ़ा ही रहे हैं ना। वो आज स्कूल में कोई टीचर नहीं है तो इसके बाद इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, क्लास लगा दो बच्चे पढ़ लेंगे। तो A वाला तो फिर ये इसलिए ये कट जाता है, तो इसका ठीक उत्तर हो जाता है कि B और D ये असत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब प्रश्न करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत अराइज वाले पे आ जाओ। अराइज के बारे में क्या कह रहा है कि का पूर्ण रूप, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन, यहां एक ऐसा ऑप्शन भी बनाया जा सकता था, इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, ये आ गया ना। राजस्थान पर्सनिफाइड फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये तो ये इसका ठीक, इंटरफेस ऑफ, ये फॉर है, ठीक है, यहां ऑफ लगा दिया, ये एजुकेशन है, वो एजुकेटर्स है, इस बात का ध्यान रखना। यहां मैंने समय इसलिए लगा रहा हूं अच्छे से, इन्हीं में से एक प्रश्न जरूर आना है और अच्छे से ना किया होगा ना, क्योंकि अभी तो आपको पढ़ते समय ये नहीं पता चलेगा कौन सी बिंदु को हम अच्छे से देख लें, गलत करवा सकता है। अभी ये देखो, दीक्षा कार्यक्रम, ओनली दीक्षा, जो कि 5 सितंबर 2017 को शुरू हुआ, उसकी बात कर रहा है। किसके द्वारा? ये तो चलो कट हो गए। अब NCT और NCERT, इनके NCT की जब भी बात आएगी तो बात आएगी दीक्षा राइज की, दीक्षा राइज की, ठीक है, इस बात का अच्छे से ध्यान रख लेना। तो इसका उत्तर है NCERT तथा MHRD, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। दीक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? हमने अभी देखा था। आप कमेंट करना है तो कमेंट कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। समय मुझे आपका बड़ा प्यारा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें देख लेना। आप प्रयास करेंगे, आपको बढ़िया सा एक ना मैं प्रश्न हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाल के जीके वाले पार्ट में या इस पार्ट में एक बढ़िया सी PDF टाइप बुकलेट आपको उपलब्ध करवाएं। दीक्षा राइज कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? अब देखो, अब यहां समस्या आ गई, दीक्षा राइज पूछा है, मैंने क्लियर कर दिया तो आपके लिए आसानी है। नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन जो है वो ये काम करेगी। NCERT से मिलकर दीक्षा राइज नहीं, सिर्फ दीक्षा कार्यक्रम चला था। नेक्स्ट प्रश्न, बस
2 ही मिनट का काम रह गया, 2 हमारे कंप्लीट हो गए, मुख्य बड़े थे। अब एक हमें ध्यान रखना है, कल्प और क्लिक। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम जो था कल्प था, वो किसने चलाया था? एसएसए ने, सर्व शिक्षा अभियान। ध्यान रखना, एक तो है एसएसए, इसको तो कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान, और एक है समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। ये क्या है, इसका अच्छे से ध्यान रख लेना, इसको हम क्या कहेंगे? समसा, समग्र शिक्षा अभियान। ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आगे बात कर लेंगे जहां भी ये मिलेगा हमें। तो ये सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलता था, ये 2018 में चलाया गया है। इसके द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों हेतु, कि प्राथमिक शिक्षा वाले विद्यार्थियों को 2004-5 में कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए देखो प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? कल्प प्रोग्राम। किन के लिए था? ये प्राथमिक शिक्षा के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए था, जब छैया निम्बुड़ा वाले मोबाइल चला करते थे। क्लिक प्रोग्राम, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। इसकी शुरुआत 2017-18 में राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्रों के माध्यम से ये क्लिक योजना चलाई गई। किनके लिए चलाई गई? ये चलाई गई कक्षा 6 से 10 के लिए, यानी कि ये किसके लिए हो गया? माध्यमिक जो सेटअप था, माध्यमिक सेटअप, प्राथमिक के लिए ये आ गया, माध्यमिक के लिए ये आ गया। क्लिक योजना दोनों कंप्यूटर से संबंधित है, ये दिया हुआ है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, इन स्कूलों के कक्षा 6 से 10 तक के जो बच्चे हैं उनको ICT कंप्यूटर की समझ विकसित करने के लिए, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कार्यक्रम जो चलाया गया उसको हम क्लिक योजना कहते हैं। 2017-18 कल्प 2004-5 प्राथमिक के लिए, SIQE 2010 पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और फाइनली पूरे राजस्थान में 2015-16 में। जो हमारी दीक्षा कार्यक्रम हमारा चला 5 सितंबर 2017 को, NCERT MHRD के तहत ये चलाया गया। किसके लिए था? बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए था। सभी तरह का CBSE, NCERT, NIOS सबका कंटेंट उसमें मिलता है। दीक्षा राइज 2018-19 किसके तहत? NCTE नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है उसके सहयोग से यह चलाया गया। संभाल कौन रहा है? RSCRT का एक उप विभाग है ICT वाला, वो इसको संभाल रहा है। हमने आज 4 बिंदुओं पे चर्चा की, दीक्षा, SIQE, कल्प और क्लिक। कल्प क्लिक दोनों कंप्यूटर से संबंधित कार्यक्रम थे। दीक्षा जो था वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप है। SIQE है एक गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा के, उसको इंक्रीज करने के लिए एक पहल थी, एक मिशन था, जिसमें हमने देखा उस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास ABL, CC और CCP था। सारे प्रश्न आपको करवा दिए। क्लास ठीक लगे तो ईमानदारी दिखाते हुए व्हाट्सएप में शेयर कर देना, अपने 5-4 दोस्तों को भेज दिया करो, मस्त मस्त कमेंट दे दिया करो। मिलते हैं नई क्लास नए जोश जुनून के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।